जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 बताना है। हर बार की तरह लिख देते हैं। एक्सरसाइज 14.4 किताब आपको लेना है केसी सिन्हा का 11th क्लास। चैप्टर की अगर बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम। देखो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जो लिखेंगे उसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन में उतना परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन है यदि 1 + x टू द पावर 2n, शायद लगता है यही तो बताए थे हम। 2n नहीं बताएं, 20 बताएं। 2n के हम 20 बताए थे। विस्तार में दूसरे, तीसरे और चौथे, दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक एपी में हों तो साबित करें (2n² - 9n + 7 = 0। यहाँ वाला लाइन, इस लाइन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साबित यही करना है। 2n² - 9n + 7 यही लाना है। बाकी तो जैसे पिछला क्वेश्चन था वही है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से देखें, इसलिए 2 मिनट हम लिखते हैं आराम से। जैसे आप देखिए 1 + x टू द पावर n नहीं है, यहाँ पर यही गलती आप लोग से होगा कि आप सोच लोगे, मतलब जैसे पहले था 1 + x टू द पावर n, उसमें 1 + x टू द पावर n यही मानकर हम बनाते थे, और यहाँ 1 + x टू द पावर 2n है, तो यहाँ पर 2n चलेगा ना कि n चलेगा। और उसके बाद है दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक एपी में। तो दूसरे पद और तीसरे पद और चौथे पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, हमको पद से नहीं मतलब है, सिर्फ उसके गुणांक से मतलब है। दूसरे पद के गुणांक, तीसरे पद के गुणांक और चौथे पद के गुणांक, दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक एपी में है। मतलब इसका जो देख रहे हैं ना T2, दूसरा पद मतलब ही होगा T2, तो T2 के गुणांक कॉमा तीसरा पद मतलब T3, तो T3 के गुणांक, T3 के गुणांक और चौथे पद के गुणांक तो T4 के गुणांक। ये सब के सब क्या है, एपी में है, एपी में है। अब T2 के गुणांक अगर निकालना है, मतलब दूसरे पद का अगर गुणांक निकालना है, तो पहले लिखेंगे 2n कॉम्बिनेशन 1, क्योंकि जिस पद की बात कर रहे हैं, जैसे दूसरा पद है, तो कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स इससे एक कम होगा, एक ही होगा। इधर अगर बात करें तो 2n कॉम्बिनेशन 2, फिर उधर बात करें तो 2n कॉम्बिनेशन 4, कॉम्बिनेशन 4 ज़्यादा बड़ा लिखा गया 4। ये सब क्या कहलाएगा, एपी में। और पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर एपी में है तो ऐसे बोलो कि दूसरे पद में से, अच्छा गलती से 4 लिखा गया, 2n कॉम्बिनेशन 3 होगा, ठीक है। चौथे पद के गुणांक है तो 3 होगा। 2n कॉम्बिनेशन 2 मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा दो, तो T2 - T1 वही होता है, एपी में जैसे पढ़ा है कि T2 - T1 वही होता है जो कि
फिर से दूसरे पद में से अगर आप पहले पद को घटाते हैं तो वही आएगा जो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने का आएगा, मतलब 2n कॉम्बिनेशन 3। इसमें से जब उसको घटाएंगे 2n कॉम्बिनेशन 2 तो वही आएगा। फिर बोले थे कि 2n कॉम्बिनेशन 2 इधर भी है 2n कॉम्बिनेशन 2 और उधर भी है 2n कॉम्बिनेशन 2, तो 2n कॉम्बिनेशन 2 यहाँ से उठा के और 2n कॉम्बिनेशन 2 वहाँ, मतलब इसको उधर भेज देंगे तो 2n कॉम्बिनेशन 2 दो बार हो जाएगा, मतलब 2n कॉम्बिनेशन 2 यहाँ हो गया और 2n कॉम्बिनेशन 2 वहाँ भी है। इधर माइनस में अगर हम उधर लेके गए तो बोलेंगे ना 2 गो हो गया क्या, 2n कॉम्बिनेशन 2। बाकी ये वाला जो टर्म है इसको बराबर की पट्टी लिख देंगे 2n कॉम्बिनेशन 1 इधर आके प्लस में, और यहाँ पहले से है 2n कॉम्बिनेशन 3। देखो छोटा छोटा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि एक ही बार में पूरा सॉल्व करना है, हम हर वीडियो में यही बोलते हैं। दो रहने दो, 2n कॉम्बिनेशन 2 को पहले 2n लिखो और फिर 2n माइनस 1 लिखो, क्योंकि ऊपर से दूसरी उतरना था, उतर गए। इसमें फार्मूला लगाएंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। फार्मूला से अच्छा है कि अगर जल्दी बनाना है तो ऐसा ही बनाइए, दूसरी ऊपर से उतर गए, फिर इसी तरह से नीचे से भी दूसरी चढ़ जाना है, मतलब नीचे से लिखना है 1 गुने 2 बराबर के इस तरफ। अब 2n कॉम्बिनेशन 1, तो 2n कॉम्बिनेशन 1 अगर हम कह रहे हैं इसका मतलब है कि ऊपर से दूसरी उतरना है और नीचे से एक सीढ़ी चढ़ना है। 2n कॉम्बिनेशन 1 मतलब ऊपर से एक सीढ़ी उतरे तो 2n और नीचे से एक सीढ़ी मतलब 1 होगा, तो यही रह देंगे। फिर लिखेंगे 2n कॉम्बिनेशन 3, इसको लिखेंगे पहले 2n, फिर लिखेंगे 2n माइनस 1, फिर लिखेंगे 2n माइनस 2, क्योंकि 2n कॉम्बिनेशन 3 मतलब ऊपर से आइए कई सीढ़ी, तो लोअर सफिक्स 3 है, मतलब आपको 3 सीढ़ी उतरना है और फिर नीचे से चढ़ना 1 गुने 2 गुने 3। और अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो उतना टाइम नहीं बर्बाद करना। अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो पहले तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। हम कह रहे हैं कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छा है तो टाइम ज़्यादा लॉस नहीं करना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। कैलकुलेशन बहुत अच्छा है मतलब जैसे 2n यहाँ भी है, देखो यहाँ भी 2n है, फिर यहाँ भी 2n है। कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2n सब ख़त्म हो गया, समझ लो। जैसे राइट साइड के तरफ से 2n कॉमन लेंगे, 2n कॉमन लेके लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2n है इस जगह पे, फिर यहाँ पे 2n है इस जगह पे, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, इन दोनों ही जगह से अगर हम 2n कॉमन लेंगे तो 2n कॉमन जो लेंगे उधर वाला तो कट जाएगा, तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो कट गया और सीधे लिखते हैं 2n माइनस 1 बराबर, इधर तो 1 बचा प्लस यहाँ तो 2n, ये तो कैंसिल हो चुका था, बचा नहीं, तो इधर से क्या बच गया 2n माइनस 1, इसको गुना करना है। फिलहाल एक स्टेप थोड़ा बढ़ा देते, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 बटा 6 रह देते, बटा 6 रहने दिए। इधर क्या है 2n माइनस 1 बराबर 1 प्लस ये दोनों गुना करना, तो 2n से पहले दोनों गुना करो। थोड़ा ध्यान से समझो, समझाने में जितना टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझाते हैं जिससे कि सबको समझ में आ जाए। 1 2 से गुना करो तो 2n से गुना करेंगे 2 दूनी 4, n गुना हुआ तो n स्क्वायर, फिर यही 2n से इसमें गुना हुआ तो बोलेंगे 2 दूनी 4n, मतलब 2n से गुना कर दी। अब माइनस 1 से गुना करें तो माइनस 2n, फिर इसमें गुना किए तो प्लस 2, अब बटा में कितना 6, इसके नीचे भी दिखाई दे रहा, चलो इसके नीचे लिखते हैं, दिख रहा है तो लिखते हैं। कितना लिखें, पहले लिखेंगे 2n माइनस 1 बराबर, इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 6। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा नहीं तो फिर नहीं दिखेगा 6, ठीक है। अब 6 को वहाँ गुना करेंगे तो 6 प्लस यहाँ तो 1 है तो भिन्न के जोड़ आपको मालूम होगा 4n स्क्वायर, 4 और 2 दोनों जोड़ दो 6n और प्लस में 2। चलो उम्मीद करते हैं कि कहीं कैलकुलेशन में हमसे गलत नहीं हुआ होगा, कि अगर यहाँ गलती होता है तो कोई बताने वाला भी नहीं है। एक बार गलती हो गया तो फिर धड़ल्ले से सभी गलती चल जाता है।
फिलहाल यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखते हैं 2n - 1 बराबर इधर कितना, तो पहले लिखो 4n² और इस 6n कैसे लिखे फिर समझाते, कैसे लिखे जो फिर से समझाते हैं। 4 माइनस में था, 2 माइनस में था, दोनों माइनसे में, 4n माइनस में, 2n माइनस में, दोनों तो माइनसे में, इसलिए -6n। तो लिखेंगे पहले -6n, फिर वहाँ 6 है और यहाँ 2 है, दोनों को मिला के 6 2 8 हो गया। और इधर बटा वाला 6, यहाँ बटा वाला 6 जो यहाँ 6 देख रहे हैं नीचे में, यहाँ बटा में क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से हटाओ और ये 6 हटा के उधर गुना कर दो, इसमें गुना कीजिए। 6 दूनी 12 n माइनस में 6 बराबर 4n² - 6n + 8। फिर 4n² - 6n पहले से है, 12n इधर लाओ तो 12n माइनस में हो जाएगा, 8 तो पहले से था यहाँ पर, 6 इधर लाओ, ये जो -6 है इसको बराबर के इस तरफ लाओ तो इधर हो जाएगा +6, यहाँ नहीं कुछ तो 0 बचा। 4n² माइनस में 18n +14 = 0। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब में से आप समझ लो 2 कॉमन, तो बच गया कितना, 2n² - 9n + 7 = 0। ऐसे भी 2 यहाँ से 2 हटाएंगे तो 2 उधर जाके बटा में होगा, 0/2 मतलब बच गया 2n² - 9n + 7। और यही तो PROVED देख लो क्या प्रूफ करना था, 2n² - 9n + 7, इतने तो साबित करना था। साबित जो हुआ है वो भी तो 2n² - 9n + 7 है, प्रूफ हुआ, इतने प्रूफ करना था। तो ऐसे तो पिछले कुछ दिनों से एक एक क्वेश्चन आप भी बोर हो गए हैं। एक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन ही चल रहा था कि एक क्वेश्चन बताने में ही लग जाता था आधा घंटा, फिर समझाना भी तो होता है। और हाँ, हम देखो हर दिन आते हैं और आते के साथ क्लास शुरू कर देते हैं, सिर्फ जय हिंद संबोधन करते हैं, तो थोड़ा सा बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। अगर क्लास देखते हो इतना देर तक, स्टूडेंट देखते हैं ज़्यादा लोग और लाइक कम करते, अरे कम से कम लाइक कर दो बाबू। अगर आप लाइक करते हो तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचता है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो केसी सिन्हा किताब से बना रहे। जैसे बिहार स्टेट में तो लगभग सब केसी सिन्हा को ही फॉलो करते हैं, और अगर आप CBSE से हैं, कोई प्राइवेट किताब ही फॉलो करते हैं, तो अगर आप इस किताब से बना लेते हैं तो इतना तो उम्मीद करते हैं कि लगभग 90-95% और कोई भी किताब है वो बन जाएगा। सब में मैथ एक ही रहता है, सिर्फ मीडियम चेंज रहता है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन को कवर कर देते हैं, 21 है ना, 21 के साथ साथ 22 भी बता देते हैं, क्योंकि टाइम है ये है। तो फिर चलो 22 भी देख लेते हैं। देखो दोबारा रिपीट करना, इसको भूल गए। खैर छोड़ो, अगर आप ध्यान से वीडियो देखिएगा तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेप हम पूरा अस्थिर से पूरा टाइम दे दे के हम बताते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, तो पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर नहीं लिखना है क्वेश्चन तो मत लिखो, लेकिन कम से कम समझो। 1 + x⁴n, उसमें क्या था, पावर n नहीं था, इसके पिछले वाले हिसाब में पावर 2n था, यहाँ n है। 1 + x⁴n के विस्तार में 3 क्रमागत पदों के गुणांकों का अनुपात में दिए हुए हैं 182 अनुपात 84 अनुपात 30 हो तो
साबित करें या साबित कीजिए कि n बराबर 18। इस लाइन को घेर देते हैं कि मेन यही है, n इक्वल टू 18 प्रूफ करना, n बराबर 18। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग 9th में जब पढ़ते होंगे त्रिभुज तो उसमें समझाया जाता है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो जब भी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे ले रहता था तो हम एक्चुअल क्वांटिटी में बदलने के लिए, रियल क्वांटिटी में बदलने के लिए वहाँ उसके साथ कोई कोफिशिएंट गुना कर देते थे, x के कुछ भी। यहाँ खैर x तो नहीं है गुना करेंगे क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऑलरेडी x दिए हुए हैं। तो अनुपात को एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा तो k गुना कर देंगे। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्रमागत पदों के गुणांक, 3 क्रमागत पदों के गुणांक, देखिए 3 क्रमागत पदों के गुणांक का अनुपात है। मतलब 3 क्रमागत पद के गुणांक नहीं है, 3 क्रमागत पद के गुणांक नहीं है, बल्कि 3 क्रमागत पदों के गुणांकों के अनुपात है। यानी अगर हम सच में गुणांक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अनुपात से एक्चुअल क्वांटिटी में अगर बदलना चाहते हैं तो हमको उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू गुना करना होगा। और वही समझाने के लिए यहाँ ग्रीन मार्कर से देखो दिखाते हैं। अनुपात में नहीं तो 182 के, इसको 84 के, इसको 30 के लिखो। हालांकि इसे भी के का कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि जब हम अनुपात निकालेंगे तो के तो ऐसे भी ख़त्म होने वाला है, के तो ऐसे भी नहीं बचने वाला है, के तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, के तो ऐसे भी नहीं रहेगा, के तो ऐसे भी ख़त्म होने वाला है। देखो एक ही बात हम बार बार समझ, के तो ऐसे भी ख़त्म होने वाला है। 3 क्रमागत गुणांक, चलो बनाना आप शुरू करते हैं। मान के चलते हैं, माना आप लोग सोच रहे होंगे कि वो फार्मूला आप बताए थे सर, TR+1/TR, याद होगा आप लोग को, नए याद है तो हम लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला फार्मूला सोच रहे होंगे, दिमाग में ही फार्मूला आ रहा होगा। इसलिए कुछ सूत्र बताए थे सर कि TR+1/TR इज इक्वल टू, सूत्र आप बताए थे n-r+1/r गुने y/x, ऐसा कोई सूत्र आप बताए थे। तो बाबू ये वाला सूत्र तब बोले थे जब 3 क्रमागत पद रहे। जैसे 3 क्रमागत पद रहता है ना, थोड़ा सा मुसीबत में फंस जाते हैं स्टूडेंट, क्या टीचर भी। यूट्यूब पे हैं, ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब से अनजाने, कुछ वैसे भी टीचर हैं जो पद को ही गुणांक समझ बैठे हैं और पद वाला हिसाब को बना दिए हैं वो गुणांक से। तो n कॉम्बिनेशन फलाना, n कॉम्बिनेशन ढगाना जो आप मान रहे हैं वो तो गुणांक है। तो यहाँ ठीक है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 3 क्रमागत पदों के गुणांक, तो यहाँ तो n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन r+1, n कॉम्बिनेशन r+2, मतलब ऐसे ही चलेगा। लेकिन ये वाला सूत्र तब अप्लाई करना होता है जब 3 क्रमागत पद रहे। तो 3 क्रमागत पद होने पर थोड़ा सा परेशानी होता है क्योंकि 3 क्रमागत पद अगर है तो आप इतना लिखकर खुश नहीं हो सकते हैं कि n कॉम्बिनेशन r-1, n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन r+1, इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो ये वाला सूत्र यहाँ अप्लाई मत करना, ये तब अप्लाई करना जब 3 क्रमागत पदों के अनुपात रहे या 4 क्रमागत पदों के अनुपात रहे। नॉर्मली अगर क्रमागत पदों के गुणांक है तो वहाँ पे तो नॉर्मल सिचुएशन में बनेगा। देखो फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये सूत्र यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए हम रुक कर 2 मिनट इसके ऊपर बोले। अब माना 3 क्रमागत पद, एगो TR मान लेते हैं, एगो TR+1 मान लेते हैं
और एगो tr+2 मान लेते हैं। थोड़ा ध्यान देना, हम पद माने हैं 3 क्रमागत पद, हम पद कंसीडर कर दिए, एगो tr माने हैं और एगो tr+1 माने हैं, एगो tr+2 माने हैं। अब इन सब के गुणांक की अगर बारी आए तो tr का गुणांक बोलो, tr के गुणांक, तो इसका गुणांक लिखेंगे n है न, n कॉम्बिनेशन r-1, मतलब जैमा पद है लोअर सफिक्स उससे कम होगा। जैसे tr+1 के गुणांक लिखो, तो जैसे r वां पद था तो लोअर मतलब लोअर सफिक्स r-1, यहाँ r+1वां पद है तो इसका लोअर सफिक्स हो जाएगा सिर्फ r। फिर कहेंगे tr+2 के गुणांक, तो ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन से जैवा पद है लोअर सफिक्स से एक कम होगा, r+1 होगा। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये कह सकते हैं कि 182 के, हालांकि के लगा दिए वैसे भी नहीं बचेगा, और यहाँ से रह गया 84 के है, और यहाँ की अगर बात करें तो 30 के है। नाम दे दो समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, ये वाला समीकरण थर्ड। इस टाइप के हिसाब पहले भी हम बताते थे, पहले भी इस टाइप के हिसाब मिला था। इसमें समीकरण सेकेंड में भागा देना होगा समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भागा देंगे। समीकरण सेकेंड कितना है, n कॉम्बिनेशन r-1 बटा, नहीं गड़बड़ हो गया, समीकरण सेकेंड तो ये वाला हो गया, n कॉम्बिनेशन, उसमें भागा देंगे पहले से n कॉम्बिनेशन r-1। देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती से ऐसा लिखा भी गया कि समीकरण फर्स्ट ऊपरे लिख दीजिए, समीकरण सेकेंड नीचे लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वैसे ही भागा दे देंगे फर्स्ट बटा सेकेंड से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ही नहीं किस वजह से गलती हो जाएगा। फिर नीचे भी वही काम कीजिएगा कि सेकेंड में थर्ड से भागा देना, लेकिन शुरू से ही ट्रेडिशनल चला रहे हैं तो चलो भाई ऐसे ही रह देते हैं। सेकेंड ऊपर लिखें और फर्स्ट नीचे लिखें, इधर भी 84 के ऊपर लिखेंगे और 182 के नीचे लिखें, के से के ऐसे भी खत्म। वहाँ भी हम कह रहे थे कि अगर हम के गुना कर भी रहे हैं इस जगह पे तो ये के बचने वाला नहीं, के तो ऐसे भी कट जाएगा, यहाँ जो गुना किए हैं वो के तो ऐसे भी रहने वाला नहीं, कट जाएगा, कट गया। बाकी अब जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो सब लगा के तोड़ो, n कॉम्बिनेशन r। अब यहाँ समझना, ऊपर वाला सफिक्स नीचे वाला सफिक्स, तो पहले लिखेंगे ऊपर वाले सफिक्स का फैक्टोरियल बटा r है तो इसका सफिक्स, इसका फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा। फिर जहाँ आप नीचे लिखते हैं ना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, फिर यहीं पे लिखना होगा n घटाओ r फैक्टोरियल, इसका काम खत्म। उसके बाद ये तो नीचे है तो नीचे से ही लिखना शुरू करेंगे n फैक्टोरियल, फिर लोअर सफिक्स, मतलब लोअर सफिक्स इसके बटा में लिखें, तो इसके बटा में लिखने से अच्छा है कि आप ऊपर लिखिए n-1 फैक्टोरियल, और फिर वहीं पे आपको क्या करना है, n में से r घटाना है, और एक तो खैर पहले से माइनस है, अब अगर हम उसको घटाएंगे तो घटेगा नहीं बल्कि जुटेगा प्लस, इधर अगर कटे तो काटो, कटवे करेगा, अगर कटता है तो आप काट दीजिए। कैसे काटें, 12 से काटें, 12 एकम 12, नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 7 से करता तो 12 से भी कट के जाता, 14 से काटें, 14 से कट जाएगा, 14 छक्के 84, आई 14 एकम 14, 14 तिया 42, मतलब 6/13। उधर भी देखो कटेगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, फिर ये वाला r फैक्टोरियल, और गड़बड़ हो गया क्या लगता है, देखो यही सब गड़बड़ होता है। यहाँ n-1 कैसे लिखें, यही सब गलती होता है, यही सब गलती होता है हमसे, ठीक है। यहाँ गलती हो गया, ये वाला n-1 कहाँ से आया, जैसे n फैक्टोरियल लिखे थे और इसके लिए r-1, यही सब गड़बड़ी होता है। जैसे ऊपर वाला सफिक्स है ना तो इसका फैक्टोरियल यहाँ लिखें, और r-1 फैक्टोरियल इसके नीचे जो लिखेंगे
उससे अच्छा है कि ऊपर लिखें और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिए, n में से r घट गया और 1 प्लस, यही सब गड़बड़ी होता है। उधर देखिएगा जो लिखेंगे, यहाँ तो इसे दिख रहा है, लिखने तो लिख दें यहीं पे, जैसे r-1 ये वाला वैल्यू छोटा है, यहाँ देखो r-1 यहाँ और ये वाला r बड़ा है, तो r-1 फैक्टोरियल रहने दो। अगर तोड़ना ही है तो इसको तोड़ो, पहले r लिखो और फिर लिखो r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। r-1 फैक्टोरियल हो गया, r को तोड़ दिए। अब n-r+1 ये वाला बड़ा है, n-r+1 n-r+1, यहाँ n-r, ये छोटा है, n-r फैक्टोरियल है, n-r है, और यहाँ n-r+1 है, एक ज़्यादा है, तो इधर तोड़ो n-r+1, पहले लिखें तो समझ लो एक घट गया, तो n-r फैक्टोरियल बराबर में कितना बचा, 6/13। अब क्या हुआ, n-r फैक्टोरियल कट गया, उसके बाद r-1 फैक्टोरियल कट गया, बाकी जो बच गया वो तिरछा तिरछी गुना करना है, तो आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, मतलब 6 इधर गुना करो, 6 बोलती है माफ़ करना, 13 गुना करो, तो 13 n, फिर 13 गुना करो, -13 r, फिर 13 गुना करो तो +13 गुना हो गया, और नीचे सिर्फ r है बचल, r को यहाँ गुना कर दो तो 6n हो गया। समीकरण ऐसे लिखो नहीं कि 13r 6 को इधर भेजो, तो 13r तो पहले से माइनस में है, जब 6 इधर गया तो -19r बराबर -13 रहने दीजिए। इसको आप समीकरण फर्स्ट नहीं लिख सकते क्योंकि 3 समीकरण ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको बोलेंगे समीकरण फोर्थ, और जैसे आया जो आया उसको वैसे ही लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ क्या था कि समीकरण सेकेंड में आप समीकरण फर्स्ट से भागा दिए, अब इसी तरह से यहाँ होगा कि समीकरण थर्ड में भागा देंगे हम समीकरण सेकेंड से। तीसरा समीकरण कितना, n कॉम्बिनेशन r+1, इसमें इससे भागा तो n कॉम्बिनेशन r, इधर भी इधर लिखो 30 के भागा देंगे किससे, 84 के से, फिलहाल के से के कट गया, दोनों कट जाएगा 6 से, 6 बचे 30, आई कट जाएगा 14 छके 84, 6 से कट गया। इन सब का फार्मूला लगा के तोड़ो, n कॉम्बिनेशन इतना, तो पहले तो n फैक्टोरियल, ये सब तो हर बार सिखा रहा है, फिर नीचे लिखो r+1 फैक्टोरियल, फिर यहीं पर जहाँ नीचे लिखे वहीं पर ऊपर वाले सफिक्स में से नीचे वाले को घटा दो, इनमें से r भी घट गया और 1 भी घट गया। फिर ये वाला है तो इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, गड़बड़ हो गया, नो 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 नो, ये n कॉम्बिनेशन नीचे ना, तो n फैक्टोरियल नीचे, और इसका जो r है ना तो इसके नीचे थोड़ा लिखेंगे, अब ऊपर लिख देते हैं r फैक्टोरियल, फिर यही लिखना है n-r फैक्टोरियल बराबर, इधर हो गया 5/14। फिलहाल n फैक्टोरियल कट गया। अब बाकी जो बचल उसको तोड़ेंगे, जैसे देखो r+1, यहाँ r+1 है, r+1 और यहाँ r है, ये r+1 है और ये r+1 बड़ा है, जैसे नीचे r+1 है और ऊपर r है, तो r और r+1 में कौन बड़ा है, r तो छोटा होगा, ऊपर वाला वैल्यू, तो ऊपर वाला जो छोटा वैल्यू उसको छोड़ दो, इसको तोड़ो r+1, तो जैसे ही r+1 लिखे मतलब एक घटा देंगे, समझ लो r+1 में से एक घट गया, तो बचा कितना, r फैक्टोरियल। वैसे ही n-r है, इस r फैक्टोरियल और r+1 में r+1 बड़ा होगा क्योंकि एक जुट रहा है, लेकिन n-r और n-r-1 में ये घट रहा है, तो ये छोटा वैल्यू है, तो छोटा वैल्यू नहीं तोड़ना है, रहने देना है, इसको तोड़ेंगे n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, इधर हो जाएगा 5/14। देखो n-r-1 फैक्टोरियल, n-r-1 फैक्टोरियल कट गया, r फैक्टोरियल कट गया, बाकी तिरछा तिरछी गुना करना है तो गुना करते हैं तिरछे तिरछे, जैसे 14 है ना, इसको गुना कर 14 बराबर किस तरफ, तो यहाँ गुना किए तो 14 है n, फिर 14 वहाँ गुना करेंगे माइनस में 14 r बराबर
r+1 इधर गुना कर दो तो 5 r हो गया और प्लस में 5, बाकी इधर जगह है यहाँ लिखते हैं 14 है, n रहने दो, फिर 14r, ये 5r उधरे भेजो। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर पहले से -14 है, यहाँ पहले से -14, 5r अगर उधर जाएगा तो वो भी माइनस में होगा, मतलब -19r = 5। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 5। अब यहाँ समीकरण चौथा, यहाँ समीकरण पाँचवा, तो चौथा समीकरण और पाँचवा समीकरण एक साथ रखो, तो यहीं रख देते हैं 13r - 19r = -13, सीधे एकदम हल कीजिए। तो माइनस, यहाँ माइनस तो पहले से था इसलिए माइनस माइनस हो गया, प्लस, और ये पहले से माइनस इसलिए माइनस माइनस प्लस, 19r कट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ क्या है? प्लस में, नीचे वाला देखो। अब 14r प्लस में है, 14r प्लस में है, 14r प्लस में है, यहाँ पे नहीं कोई साइन मतलब प्लस में है, और 13r माइनस में है। तो 14 में से अगर r ने 14n प्लस में है, अब 13n माइनस में है, तो 14n में से अगर 13n घट भी गया तो n होगा अब बराबर 5, और 13 भी तो प्लसे में है, तो जोड़कर हो गया 18, और n = 18। यही तो साबित करना था आपको, इतना ही तो प्रूफ करना था। देख लो हम घेरे भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं n = कितना? 18 लाना था, हो गया प्रूफ। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच रहा, देखो बताने के तो इसके बाद वाला भी एक्सरसाइज है, लेकिन अब वो डिसाइड करेंगे इस वीडियो के बाद। जैसे 14.4, अगर 14.5 बनाना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे, इसे ज़रूरत नहीं है। अब इससे अच्छा है कि सेकेंड वॉल्यूम में आइए, ठीक है। इसके बाद अब स्ट्रेट लाइन शुरू होगा, तो स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी 25-26 क्लास हम पढ़ा दिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा देख के उसको मैनेज कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन में 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो है, और 25-26 क्लास ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप अभी से ही देखना शुरू करते हैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। और फिर जैसे ही हम स्ट्रेट लाइन पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि 25-26 क्लास ले चुके हैं, तो वो तो दोबारा हम नहीं बताएंगे, तो जहाँ से हम बताएंगे आप पहले ही से वहाँ पहुँच कर खड़ा रहिएगा। हाँ, कलम कॉपी लेकर तैयार है, बताइए सर, फटाक से हम लिख लेंगे, धन 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 लिख लेंगे। नहीं तो पता चले कि आप जो हम वीडियो बनाएंगे, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला 25 वीडियो देख लेंगे, तब 20-25 वीडियो। आप पहले से देख ले रहेंगे, 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, अगर जल्दी आप कवर कर लेते तो जहाँ हम पढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे ही वो वीडियो आपको प्रोवाइड होगा, मतलब देंगे, वैसे ही आप देख लीजिएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। नहीं तो पता चला कि स्ट्रेट लाइन में आज हम पढ़ाए हैं 18 फलना, 19 फलना, जो भी 18, मतलब स्ट्रेट लाइन में हम कोई क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, और आप वो एक्सरसाइज छोड़ के आप पिछले एक्सरसाइज के फिर हम पढ़ा लें, क्योंकि जब तक आप पिछला नहीं पढ़िएगा तब तक आपको आगे नहीं समझ में आएगा। तो स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाना शुरू करें उससे पहले ही आप कवर कर लीजिए, 1 वीडियो 2 वीडियो, एक के वीडियो देखिएगा ना, ऐसे 2-2 वीडियो देखेंगे, 2x पे भी देखेंगे तो भी कवर हो जाएगा। तो 3-4 दिन में यह हो सकता है कि हम 14.5 बता ही दें, तो 14.5 बताने के बाद, बताना तो स्ट्रेट लाइन अब है, स्ट्रेट लाइन बताएंगे, या 14.5 बताना है नहीं बताना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखेंगे, नहीं तो फिर स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।